प्रिय छात्रों, मैं सुरेंद्र मिश्रा ज्ञान गोदावरी में आपका स्वागत है। और यूपी टेट के लिए हिंदी के पाठ्यक्रम पर पहले चर्चा की जा चुकी है। उसमें से कुछ प्रमुख चैप्टरों को लेकर के, जैसे अलंकार है, संधि है, समास है, उपसर्ग प्रत्यय है, इन बिंदुओं को लेते हुए फिर वर्ण रचना का अभ्यास होगा। कैसे र का निर्माण है, कैसे क्या होता है, सब सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। और अच्छा होगा कि परीक्षा को सन्निकट देखते हुए कई बैच टेट के पढ़ाए जा चुके हैं, बहुत से अध्यापक भी हो गए हैं और बहुत से 69,000 में फंसे हुए हैं। तो आइए देखिए, आपके लिए हम सबसे पहले जो चैप्टर हमारा प्रारंभ होगा अलंकार को कई भागों में बांटा जाता है और अलंकार से प्रश्न की जो विधा होती है वह थोड़ा भिन्न होती है। अलंकार की परिभाषा से प्रश्न पूछा जाएगा, उदाहरण से प्रश्न पूछा जाएगा, कुछ आपका आईक्यू भी देखा जाता है। हम लोग केवल पढ़ लेते हैं कि ये यमक है, इसलिए है, यह उत्प्रेक्षा है, ये ऐसे नहीं काम चलेगा। इससे कुछ भी संभव नहीं है, न कुछ हो सकता है। देखिए, पहली बात तो आपके सामने दिखाई दे रहा होगा अलंकरोति काव्यम, यानी जो काव्य को अलंकित करता है उसे अलंकार कहते हैं, ऐसा मत है विद्वानों का। अब आपसे यह पूछा जाएगा कि अलंकरोति काव्यम, यह किससे संबंधित है, यानी इसका संबंध किससे होता है, किसके लिए है, तो यह अलंकार के लिए माना जाता है। इसी तरह हमारे अनेकों विद्वानों ने इस पर अपना मत दिए हैं। जैसे देख रहे होंगे कि काव्य शोभा करान धर्मान अलंकार, यानी काव्य की शोभा को बढ़ाने वाले जो धर्मान, यहाँ मेरे भाई धर्मान शब्द आया और हमारा विद्यार्थी नहीं समझता। यहाँ भी प्रश्न है, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि आचार्य वामन के परिभाषा में उद्धृत धर्मान का तात्पर्य क्या है। अब हम लोग कहते हैं कि अरे भैया किताब में तो था ही नहीं, बड़ा कठिन क्वेश्चन दे दिया था। जब ऑब्जेक्टिव है तो आपसे पूछेगा कि धर्मान का अर्थ क्या है। तो देखिए, यहाँ धर्मान का अर्थ तत्व से माना गया है, यानी काव्य की शोभा को करने वाले जो तत्व हैं, कारक होते हैं, उन कारकों से हमारा अलंकार सुशोभित होता है। यह हमारे आचार्य वामन जी का मत है। हर विद्वानों का जो मत है प्रायः उसी तरह है। अब दूसरे हमारे विद्वान आए आचार्य वामन, इन्होंने अपना मत दिया कि सौंदर्य मूलंकार, यानी अलंकार का मूल कारण सौंदर्यता माना जाता है। इसी तरह आप देखेंगे कि आगे भी हमारे कुछ विद्वान आए। जैसे देखिए, आपके सामने हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अलंकार की परिभाषा देते हुए कहा, भाव का उत्कर्ष दिखाने और वस्तुओं के रूप, गुण और क्रिया का तीव्र अनुमान कराने में सहायक होने वाली युक्ति को ही अलंकार कहते हैं। यानी किसी भाव को व्यक्त करना हो, किसी के गुण को व्यक्त करना हो, कोई क्रिया होनी हो और उसका अनुमान हो, उस अनुमान में जो भी सहायक होने वाले तर्क हैं, तथ्य हैं, उन्हीं से अलंकार का निर्माण होता है। जैसे अलंकार में सुशोभित करना, मानो अलंकृत होने के लिए अंगूठी पहनेगा, चैन पहनेगा, अच्छे वस्त्र पहनेगा, घड़ी पहनेगा, टाई बेल्ट लगाएगा, यह सब साधन हैं। ये साधन से ही उसके शरीर की सुंदरता बढ़ती है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप ऐसी जगह जा रहे हैं, आज नहीं तो कल, जहाँ आज हम खड़े हैं वहाँ आप खड़े होंगे। तो यहाँ एक चीज़ स्पष्ट होनी चाहिए कि हमारे मन में, हमारे विद्यार्थियों में किसी भी प्रकार का संदेह नहीं होना चाहिए। दूसरे आए अलंकरोति काव्यम, यह वामन जी का कथन है। तीसरे, जो किसी वस्तु को अलंकित करे अलंकार कहते हैं, यह भी हमारे वामन महोदय का कथन है।
संकीर्ण अर्थ में काव्य शरीर भाषा को शब्दार्थ से सुसज्जित तथा सुंदर बनाने वाले चमत्कारपूर्ण मनोरंजन ढंग को ही अलंकार कहते हैं। यह हमारे आचार्य केशव जी का मत है। इन्होंने अपना यह मत कवि प्रिया में स्पष्ट किया हुआ है। साहित्य दर्पण आप पढ़िए, वहाँ आपको अलंकार के बारे में मिलेगा। काव्य शास्त्र में पढ़िए, वहाँ भी माने गहराई की तलहटी वहीं से शुरू होती, इधर से नहीं। यहाँ तो बस हमारे पाठ्यक्रम में जो दे दिया, नहीं दिया तो गया है, लेकिन उससे भी बड़े अच्छे प्रश्न निर्मित होते हैं। आपको परिभाषा उदाहरण में नहीं जाना है मेरे भाई, आपको ध्यान यह देना होगा कि इससे प्रश्न बनता क्या है। उस प्रश्न को हम ज़्यादा से ज़्यादा आप खुद बनाइए, दूसरे के सहारे न रहिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करें और प्रश्न बनाएं। उस प्रश्नों से आप परिभाषाओं से, उदाहरणों से उसका तालमेल करें, उत्तर मिल जाएगा, आप खुद राइटर हो जाएंगे। लेकिन आज का विद्यार्थी इतना समय नहीं है। तो देखिए, इसी प्रकार हमारे भामह, उद्भट, रुद्रट आदि विद्वान भी थे। आपसे यहाँ भी प्रश्न है मेरे भाई, हर जगह प्रश्न की श्रृंखला बनी हुई है। भामह किस के लिए प्रसिद्ध है? रस, अलंकार, समास या किसी के लिए नहीं? यहाँ भी प्रश्न है। यानी आप जितनी चीज़ें देख रहे होंगे, चाहे परिभाषा हो, चाहे उदाहरण हो, चाहे जो हो, सब में अलंकार का प्रश्न निहित है मेरे भाई। और उसी प्रश्न की पहचान करना यह हमारा कर्तव्य है। अब देखिए, हम लोग अगली ओर चलते हैं। अलंकारों की परिभाषा को देखा, अब अलंकार का वर्गीकरण कैसे होता है यह भी जरा देखते चलें। देखिए, वास्तविकता यह है कि हम लोग कभी कभार इतने भ्रमित होते हैं, हमारे यहाँ पूछा जाता है कि अलंकार का वर्गीकरण कितने रूपों में होता है। वास्तविकता भी यही है। अलंकार का जो वर्गीकरण है मुख्य रूप से दो अर्थों में माना गया, शब्दालंकार और एक अर्थालंकार। तीसरा उभयालंकार भी माना गया। जो पाश्चात्य अलंकार थे वह उभयालंकार में प्रवेश कर गए। अब थोड़ी सी बात है कि शब्दालंकार इसकी पहचान शब्द से होती है, अर्थालंकार इसकी पहचान अर्थ के द्वारा होता है। दोनों का अंतर समझ लीजिए। शब्दालंकार में शब्द के द्वारा शब्द होगा, और यहाँ क्या होगा? शब्द तो बनेगा लेकिन उसकी पहचान अर्थ से होगी। अन्वय करेंगे, अर्थ क्या होगा? आप हिंदी की एक सबसे प्रमुख बात आप जान लें कि हिंदी का व्याकरण जितना हम लोग सोचते हैं वह नितांत सरल नहीं है। हम केवल अपने मन, अरे क्या पढ़े विलोम, अरे विलोम पढ़ो ना, विलोम की चीज़ें नहीं मालूम है। पर्यायवाची कितने प्रकार की होती है यह भी नहीं मालूम है। विलोम के कई नाम है यह भी नहीं मालूम है। अलंकार से प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो मेल करो उसके परिभाषा से, उसकी पहचान। आप देखिए, जैसे अनुप्रास से प्रश्न पूछा जाता है, बहुत अच्छा प्रश्न भी पूछा जाता है हमारे यहाँ। जैसे पहला पूछते हैं कि ECG अलंकार, कभी एग्जामिनर आपका IQ टटोलता है कि ये मेरा विद्यार्थी पढ़ा हुआ है कि बैसाखी से चला है। तो ECG अलंकार किसे कहते हैं? हम परेशान क्यों? क्योंकि हमने इसका नाम नहीं सुना है मेरे भाई। यह अनुप्रास से संबंधित है। क्यों है? यह एक मेडिकली जांच है, इस तरह इसकी श्रृंखला होती है। अब यहाँ भी अनुप्रास में जो आवृत्ति होगी वह नियमानुसार होगी, यानी इन बिंदुओं पर होती चले जाएगी। तो यहाँ यह ECG अलंकार माना जाता है। दूसरा हमारे यहाँ पूछ लेते हैं कि जोंक अलंकार। तो जोंक का काम आप जान लीजिए, तो इस अलंकार की पहचान करने में आपको कोई दिक्कत नहीं। जो का काम है चिपकना, तो चिपकता किसमें? इसलेस में। इसलेस का मतलब है, इसलेस का अर्थ ही है चिपकना। चिपकेगा क्या? अर्थ के में कई चीजें चिपकी रही होंगी। ये छोटी छोटी चीजों पर जब हम अपनी दृष्टि डालेंगे,
हिंदी नितांत सहज और सरल हो जाएगी और यह संकट मोचक भी मानी जाती है। संकट मोचक माने हिंदी में अगर आप बढ़िया परिश्रम करें, हमारे कई विद्यार्थी 25 का 25 लाए हैं, 23 तक आए हैं, माने 18 से ऊपर सब हैं, इसके नीचे नहीं हैं। हर छोटी छोटी बिंदुओं पर आपकी चर्चा होगी। इसके 3 भेद भी माने गए, अनुप्रास, यमक, श्लेष, और एक चौथा होता है वक्रोक्ति अलंकार। अब थोड़ी सी बात हम लोग शब्दालंकार की, अर्थालंकार की करते हैं। इसके आपके पाठ्यक्रम में यमक, रूपक, उत्प्रेक्षा, अस्योक्ति और एक भ्रांतिमान, ये 4 अलंकार दिए गए हैं, 5 अलंकार, इसकी चर्चा होगी। और यहाँ एक मत आपसे फिर पूछा जाता है जिसमें हमारा विद्यार्थी फिर चकित हो जाता है, चकित नहीं आश्चर्यचकित हो जाता है। ये क्या हो गया दोस्तों, इस बोर्ड को क्या हो गया, जिसको चाहा वही बेवफा हो गया। वो आपसे प्रश्न ही पूछ लेगा कि मेरे वतन के नागरिक केशव के द्वारा अलंकार कितने माने गए, यानी केशव के द्वारा अर्थालंकार की संख्या कितनी मानी गई है, हम नहीं जानते हैं। जय सिंह के अनुसार अर्थालंकार की संख्या कितनी मानी गई है, नहीं मालूम है। दूल्हा के द्वारा या अजय दीक्षित के द्वारा अलंकार की संख्या कितनी मालूम है, नहीं मालूम है। हम क्या करेंगे, तुक्का बैठाएंगे। अब तुक्के की जिंदगी चलेंगे, नहीं, संभव नहीं है, यह बिल्कुल नितांत गलत है बात है। यहाँ केशव एवं दंडी के द्वारा 35 अलंकार माने गए। हमारे जयवंत सिंह ने 101 अर्थालंकार माने हैं। दूल्हा एवं अजय दीक्षित 115 अलंकारों की संख्या मानी हुई है। लेकिन मेरे प्रिय विद्यार्थियों, वास्तव में अगर अर्थालंकार की संख्या एग्जैक्ट मानी जाए तो वह 108 से ज़्यादा है, यह मत मिलता है। और भूषण के रचनाओं में भी देखिए, वहाँ भी भूषण का भी मत है। उन्होंने कई विद्वान अलग अलग ढंगों से अपना मत दिए हुए हैं। यह इसके द्वारा भी कोई निश्चित एग्जैक्ट संख्या का ज्ञान नहीं है। अब चलिए हम लोग परिभाषा देखें और वर्गीकरण देखा। अब हम लोग शब्दालंकार में प्रवेश करते हैं। शब्दालंकार में आप देखिए, यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि पहली बात तो शब्दालंकार का जो अनुप्रास अलंकार होता है, चर्चा अनुप्रास अलंकार पर होती है। अनुप्रास शब्द बना हुआ है अनुधन प्रास। यह अनुधन प्रास देखिए, प्रश्न संख्या 1, यहां भी ध्यान यही देना है। प्रश्न संख्या 2, यानी अनु का अर्थ क्या है और प्रास का अर्थ क्या है। फिर प्रश्न संख्या 3, यानी जहां पर एक ही वर्ण की आवृत्ति होती है उसे कौन सा अलंकार कहते हैं। फिर प्रश्न संख्या 4, यानी इतने में आपको 4 प्रश्न मिल रहे हैं। अनुप्रास शब्द बना है अनुधन प्रास, यानी पहला प्रश्न आपसे पूछा जाए कि किससे बना है, तो उसका अर्थ है अनुधन प्रास। फिर आपसे पूछेगा कि अनुधन प्रास का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो यहाँ आप देख रहे होंगे चलना, अर्थात पीछे पीछे, पीछे पीछे चलना, 2 अर्थ इसके निकल रहे हैं। और यानी जहाँ पर एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो उसे क्या कहते हैं, तो उसका उत्तर है अनुप्रास। यहाँ पर आप देखिए कि तो वर्ण की आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ पर अलंकार होगा अनुप्रास। तो अब परिभाषा भी पढ़ा आपने, उदाहरण भी पढ़ा, आखिर प्रश्न कितने पूछे जा रहे हैं इसका भी उल्लेख किया आपने, इसको भी जाना। अगर यही चीज आप जानते जाएं तो आप अलंकार के से संबंधित आप स्वयं 100 से 150 क्वेश्चन बड़ी सहजता से बना लेंगे, नो डाउट। लेकिन
समय कहाँ है, हम कर नहीं सकते हैं। केवल एक कारण है। कारण क्या है? अभाव, ध्यान न देना। बड़ी हंसी तब छूटती है कि जब विद्यार्थी कहता है कि गुरुजी ऐसा चीज़ बता दे कि मैं वही कर दूँ और पास हो जाऊँ। अरे मेरे भाई, आज मेरी स्थिति है कि मैं 37 साल से पढ़ा रहा हूँ। आप समझ लें कि मैं सन 84 से जुड़ा हुआ हूँ, शिक्षा के क्षेत्र में पढ़ाना शुरू किया और आज से लेकर के बहुत से भी अध्यापक, डॉक्टर, इंजीनियर, दरोगा, पुलिस सब बने हुए हैं, मिलते हैं, अच्छे अच्छे पोस्टों पर हैं। हम नहीं पहचान पाते हैं लेकिन वो सहजता से पहचान लेते हैं। तो कहने का अभिप्राय कि एक केवल ऐसा नहीं है कि बड़ी बड़ी डींगे मारना, बड़े ताव भाव से नाच गाना कर देना और रुझान पैदा करना, यह अल्प विद्या भयंकरी है। यानी आपको बरगलाया जा रहा है, आपको अंधकार में डाला जा रहा है। प्रश्न कहाँ से आ रहा है इस पर आपकी दृष्टि डाली नहीं जा रही है। बस चलो, बस हो गया मिलना, न तुम खाली न हम खाली। तो चलिए अब देखिए, अनुप्रास अलंकार के भेद भी होते हैं मित्रों। देखिए यहाँ पर कुछ भेदों की चर्चा मैं आपसे करता हूँ क्योंकि यहाँ से प्रश्न उठते हैं। छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, लाटानुप्रास और अंत्यानुप्रास। देखिए दो अलंकारों की जोड़ी है, ये अलंकार इससे जुड़े हुए हैं। यह अलंकार और यह अलंकार जुड़ा हुआ है एक दूसरे से। यानी छेका में छेक शब्द से बना है, छेक शब्द। तो छेक शब्द का अर्थ क्या है हम नहीं समझ पाते हैं। छेक शब्द संस्कृत का शब्द है। यह कहाँ से बना, कैसे बना और इसका अर्थ क्या है, यही अगर जान जाए तो दोनों अनुप्रासों में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए, एक व्यवहारिक कठिनाई होती है मेरे भाई। हमारा विद्यार्थी केवल यही जानता है कि जहाँ पर एक ही वर्ण की आवृत्ति हो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार। नहीं, ऐसा नहीं है। जब आपसे पूछेगा कि विस्तृत का नील नवल रस बरसो अपांग के घन से, तब आप पूछेगा कि कौन सा अनुप्रास है, तो आप कहेंगे कि देखो क्वेश्चन ही गलत दिया है। क्यों? हम जानते नहीं हैं। अब हमारा विद्यार्थी केवल एक रटी रटाया भाषा बोलता है कि जहाँ पर वर्ण तरन तनुजा तट तमाल तरुवर पहुँचाए, रघुपति राघव राजा राम कानन कुंडल कुंचित केसा। अगर इस तरह का उदाहरण है तो अनुप्रास मानेगा, नहीं है तो नहीं मानेगा, यही भ्रम होगा। कहने का अभिप्राय यह है कि जब हम लोग क्लास में जाते हैं तो वहाँ आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे और उस प्रश्नों से हमें दृष्टिकोण, अगर अनुप्रास पूछा गया कौन सा अनुप्रास है तो निश्चित है मेरे भाई वहाँ अनुप्रास होगा। और ऐसी स्थिति में आप अनुप्रास के भेद पे जाएंगे। तो छेकना, घेरना। अब देखो, जैसे व्यक्ति जा रहा है, इधर से एक व्यक्ति राइफल लिए हुए आया, तो ये घेरा है कि रोका है? रोका है। अगर यही 4 व्यक्ति खड़े हो जाएं तो यह घेरना है। अभिप्राय आप समझ गए होंगे इसका है, इसमें एक से अनेक वर्ण की आवृत्ति होगी, एक वर्ण नहीं होगा, एक से अनेक रिपीटेड होंगे। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर आपके सामने लिखा भी गया है कि विच्छेद शब्द विस्तृत का नील नवल रस बरसत यपांग के घन से। यहाँ आपको स्पष्ट दिखाई भी दे रहा है कि पूछा कहाँ से जा रहा है। विस्तृत का नील नवल रस बरसो अपांग के घन से। यानी यहाँ ल ल र स एक से अनेक, यानी न ल र स 4 वर्णों की आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ 6 का अनुप्रास है। अब हम कहते हैं कि नहीं है, नहीं, अब उसके तुरंत भेद में भागिए, रुकने का समय नहीं है। जैसे पूछे कि कौन सा अनुप्रास है,
नहीं है तरंग तनुजा तो सीधे भेद में जाइए। अगर यहाँ पद का क्रम निश्चित नहीं, बीच में भी हो सकता है, अंत में भी हो सकता है, प्रारंभ में भी हो सकता है। तो अगर इस तरह किया जैसे बंदव गुरुपद पदम परागा, तो आप देख रहे होंगे प द द म कि नहीं है, यानी 2 वर्ण की आवृत्ति हुई। फिर 100 रीझ रीझ रहसी रहसी हंसी हंसी उठे 100 से भर आंसू भरी कहत दई दई, यहाँ भी आवृत्ति हुई है और यहाँ भी आवृत्ति हुई है, यहाँ भी आवृत्ति हुई है, यहाँ भी आवृत्ति है, यहाँ भी आवृत्ति है, यहाँ भी आवृत्ति है। इसलिए मित्रों एक से अनेक वर्णों से घिरा हुआ है, इसलिए यह हमारा 6 का अनुप्रास अलंकार होगा। अब ऐसा नहीं है कि अगर आया ये अब इसको हम लोग कह देंगे कि अरे अनुप्रास है, ये नहीं है। क्यों? हम यही जानते हैं कि प्रारंभ में ही अगर आवृत्ति है तो अनुप्रास है। मेरे भाई सच्चाई यही है और यही भ्रमात्मक स्थिति है। आज इसी कंफ्यूज में हम बने हुए हैं और कहते हैं कि अरे यार अलंकार तो इतना कठिन दे दिया कि समझे में नहीं आया। कुछ नहीं है, केवल ना समझी। अब चलिए देखिए आगे चलते हैं हम लोग। हमारा दूसरा अलंकार होगा वृत्त्यानुप्रास अलंकार। मेरे भाई यह भी अलंकार बहुत ही महत्वपूर्ण ढंग से माना जाता है। यहाँ पर स्थिति बिल्कुल साफ है मित्रों, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कारण क्या है? वृत्त्य। यहाँ हम फिर कंफ्यूज होते हैं, यहाँ हम फिर कंफ्यूज होते हैं। अभी रुक, यहाँ हम फिर कंफ्यूज होते हैं। वृत्त्य, वृत्त्य का अर्थ क्या है? हमारा विद्यार्थी यही नहीं जानता है। देखिए यहाँ दिया हुआ है वृत्त्य। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, वृत्त्य शब्द आया है। वृत्त्य, वृत्त्य शब्द का अर्थ ही होता है नियम या आदत। जो हम नियमित दिनचर्या शुरू करते हैं वही हमारी आदत बन जाती है। कभी हम लोग जैसे उठते हैं तो कोई विद्यार्थी पानी पी के लैट्रिन जाता होगा, कोई तंबाकू खा के जाता होगा, कोई खाना खा के जाता होगा। तो सर्वोत्तम विधि क्या है आप जानते होंगे। तो वही हमारे रूटीन में हो गया। अगर हम तंबाकू नहीं खाएंगे तो मन नहीं भरेगा, हम अगर पानी पी के नहीं जाएंगे तो लैट्रिन साफ नहीं। वहाँ हमारे सामने एक नियम बनता है और वही नियम अलंकार में वृत्त्यानुप्रास बन जाता है। यानी जहाँ पर नियमानुसार आवृत्ति हो, नियम बाय नियम, रूल बाय रूल, तो इस तरह की जहाँ आवृत्ति होती है वह वृत्त्यानुप्रास अलंकार। अब देखिए यहाँ दूसरी समस्या। हमारा विद्यार्थी यह सोचता है कि अब समस्या क्या है। अब इसको यहाँ दे दिया गया है कि रघुपति राघव राजा में। यहाँ 2 तरह से प्रश्न मेरे भाई आपके सामने उपस्थित होंगे। पहला पूछेगा कि अनुप्रास है। फिर आपसे पूछेगा कौन सा अनुप्रास है। तब आप कहेंगे कि दैया दैया कहाँ से आ गया। तब वहाँ आप मिलान करिए, स्पष्ट स्थिति समझ में आ जाएगी कि जहाँ पर आवृत्ति हुई है नियमानुसार, यानी रूल बाय रूल। देखिए यह एक पद वाक्य शब्द है, यह एक शब्द है, यह एक शब्द है और यह एक शब्द है। आवृत्ति देखिए यहाँ नियम क्या है कि अगर प्रथम पद के प्रारंभ में र आ रहा है तो यहाँ भी र आना चाहिए, यहाँ भी र, यहाँ भी र। इस तरह की आवृत्ति है क्या? बिल्कुल है। और जब इस तरह की आवृत्ति होती है तो यह वृत्त्यानुप्रास अलंकार के अंतर्गत आ जाता है और यह वृत्त्यानुप्रास होता है। दूसरा है कानन कुंडल कुंचित केसा।
कानन कुंडल कुंचित केसा। आप देख रहे होंगे कि एक यह शब्द है, एक यह शब्द है, यहाँ शब्द है और यहाँ शब्द है। इसमें क की आवृत्ति हुई है, यहाँ भी क की आवृत्ति हुई है। अगर इस तरह की आवृत्ति हो रही है तो यह वृत्त्यानुप्रास अलंकार के अंतर्गत आएगा। अब देखिए वृत्ति, इतने अलंकारों को हमने पढ़ा। एक बार वृत्त्या, अब अंतर, वृत्त्या और छेका में अंतर, यह थोड़ा सा समझ लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। छेका और वृत्त्या में अंतर क्या है? यहाँ क्या है? एक से अनेक वर्ण की आवृत्ति होगी, एक से अनेक वर्ण की आवृत्ति होगी। यहाँ वर्ण की आवृत्ति नियमानुसार होगी, यानी दोनों में एक अंतर है। वहां पर वर्ण की आवृत्ति, आवृत्ति का अभिप्राय है रिपीटेड, एक बार आया तो आवृत्ति नहीं होगी मेरे मित्रों। अगर एक से अधिक बार आता है तो आवृत्ति की श्रेणी में रखा जाता है। जहां इस तरह की आवृत्ति आपको मिले वहां पर छेका अनुप्रास अलंकार होगा, और जहां वर्ण की आवृत्ति नियमानुसार हुई तो वहां वृत्त्यानुप्रास होगा। यानी इतने अभी तक जितने अलंकार आपने पढ़ा, इस अलंकारों में दो चीज़ें आपको देखनी होगी परिभाषा से। फिर परिभाषाओं के आधार पर वर्गीकरण हुआ, तो वर्गीकरण में क्या हुआ? शब्दालंकार, अर्थालंकार। शब्दालंकार के कितने भेद हैं, उन भेदों की भी चर्चा करेंगे। आगे आपको अर्थालंकार से जो आपके पाठ्यक्रम में है वह भी चलेगा। यानी हर तथ्यों पर आपको देखना ये है, रटने की ज़रूरत नहीं है, IQ बढ़ाने की ज़रूरत है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप इसकी गहराई में जाएंगे, आपके प्रश्न का समाधान भी मिलता जाएगा और आप प्रयास करेंगे, नो डाउट अच्छे अंक ले आएंगे, सफलता तुम्हारे चरण चूम लेगी। मेरे प्रिय छात्रों, अब आवश्यकता है बड़े बड़े चीज़ों को ध्यान में रखना। आज हमारे यहाँ देख रहे होंगे कि कितने चैनल चल रहे हैं, हर पर प्रयास है, दुकान है मेरे भाई, सब बुलाएगा आजा आजा आजा, लेकिन क्वालिटी की ओर जाइए, क्वांटिटी की ओर न जाइए। मात्रा मत लीजिए। 10 रुपए में 10 खीरा मिल गया तो 10 रुपए में 5 खीरा मिल भी रहा है, 2 मिलता है, अंतर देख लीजिए। और हमारे इस चैनल को आप देखते रहें, सब्सक्राइब करें। और मेरे भाई कई विद्यार्थी मास्टर बन चुके हैं, ईश्वर चाहेंगे तो आप भी बनेंगे। यह प्रयास है, आपको हर बिंदुओं पर आपका ध्यान आकृष्ट कराया जाएगा और आप स्वयं शेयर करते हुए अपने इष्ट मित्र जो आपके बीएड के विद्यार्थी हैं, बीटीसी के विद्यार्थी हैं, टीईटी की पात्रता योग्यता परीक्षा में प्रविष्ट होने जा रहे हैं, बड़ी जल्दी आ रहा है वैकेंसी, ऐसा नहीं, सीटेट भी चल रहा है, टेट भी, तो उसके बाद आपको सुपर टेट देना है, वहाँ भी अच्छी चीज़ें मिलती हैं। हर बिंदुओं पर ध्यान आकृष्ट करते रहिए, प्रयास करिए और निश्चित रूप से सफलता तुम्हें मिलेगी। इसी के साथ आज का हमारा यह चैनल आज बंद है। फिर कल हम लोग दूसरे चैप्टर इसके दूसरे लाटानुप्रास से शुरू करेंगे और प्रयास करते रहिए। प्रश्न को जितने भी प्रश्न बताए जा रहे हैं, अच्छा यह होगा कि आप उन प्रश्नों को कहीं न कहीं अपनी कॉपी में पढ़ते समय डायरी और पेन आपके साथ होनी चाहिए। जितने भी प्रश्न बताए जा रहे हैं वह प्रश्न आपके सामने लिखित होना चाहिए। वीडियो देखने से काम नहीं, वो प्रश्नों पर वो प्रश्न कब आ जाए कोई तय नहीं है। तो बेस्ट ऑफ लक। आज के बाद धन्यवाद।